सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान गुज़श्ता रोज़ से स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में मौजूद हैं, जहाँ पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से उन्होंने खिताब भी किया, लेकिन साथ ही साथ साइडलाइंस की जो मीटिंग्स हैं, जो गुफ्तगू है वो बड़ी अहम है इस हवाले से कि पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ सरमायाकारी के मामलात हैं, वहीं पर पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान के जो मुस्बत चेहरा है, वो दिखाया जाना बहरहाल पूरी दुनिया को बहुत ज़रूरी है। अमरीकी सदर से जब इमरान खान की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात को बहुत अहम देखा जा रहा था कि क्या इसमें कश्मीर के हवाले से कोई बात होगी या नहीं। जब इमरान खान और सदर ट्रंप की मुलाकात हुई उस वक्त खित्ते के हवाले से सोचा जा रहा था कि अमेरिका की जानिब से किस किस्म की बात की जाएगी, लेकिन अमरीकी सदर ने जहां इमरान खान को अपना दोस्त भी करार दिया, वहीं पर पाकिस्तान के हवाले से कहा कि पाकिस्तान के जितना करीब इस वक्त अमरीका है, माजी में वो नहीं था। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान के दौरे के हवाले से, और इमरान खान का दौरा पाकिस्तान के लिए कितना अहम और संग-मील साबित हो सकता है, और अमेरिका के साथ जो बातचीत हुई है अमेरिकी सदर के साथ, वो क्या मामलात हो सकते हैं। इस वक्त जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का। इमरान खान का दौरा सिर्फ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में खिताब और चंद लोगों से मिलने तक है, या इस दौरे को अगले आने वाले वक्त में पाकिस्तान के माशी हालात, क्योंकि कुछ कंपनीज़ के सीईओज़ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, और अमरीकी सदर का जो पाकिस्तान के बारे में बयान है वो किस तनाजुर में आप देख रहे हैं? नहीं, अमेरिकन सदर का पाकिस्तान के बारे में बयान कि पाकिस्तान इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था जितना कि अब करीब है, और इमरान खान को अपना दोस्त कहना, गो कि और भी उन्होंने मोदी को भी अपना दोस्त और बड़ा ज़बरदस्त दोस्त कहा हुआ है, लेकिन बहरहाल एक अच्छी खुश आइन बात है कि इमरान खान को भी दोस्त कहा और पाकिस्तान को भी कहा बहुत करीब है। और अब अगर आप गौर करें तो ये सिलसिला शुरू हुआ जब से तालिबान के हमने फैसिलिटेट करना शुरू किया उनके मुज़ाकरात को दोहा में, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान में बहुत सारे मामलात थे जिसको हमने बेहतरी की तरफ उनको मनाया हमने, और उन्हें हमने फैसिलिटेशन की। अमेरिका ने जिस तरह हमें कहा था या जिस तरह हमसे ख्वाहिश का इजहार किया था, तो ये एक सबसे बड़ी बुनियादी वजह है कि जिसने जहन चेंज किया ट्रंप का, यानी कि अमेरिकन पॉलिसी का, जिसमें अगर आपको याद हो 2017-2018 में ट्रंप का रवैया बहुत दफ़ा तो ख़ास तौर पे 1 जनवरी 2018 को बहुत ही एक ऐसा बयान दिया जो कि सरबराह कभी नहीं देते हैं, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिया था। लेकिन एक अच्छी बात है, और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि तालिबान के मुज़ाकरात जो कि इंशाअल्लाह जो नज़र आता है बिल्कुल कि कामयाबी की तरफ गामज़न है, लेकिन ये अगर कामयाबी की तरफ गामज़न रहे तो ट्रेड भी, और ट्रेड की बात हुई, इमरान खान ने ट्रेड की बात भी की और ट्रंप ने भी ट्रेड की बात की, और ट्रेड का सिलसिला अमेरिका से वैसे भी हम हमेशा पॉजिटिव ट्रेड में गए हैं। हमारी वहाँ हम अपने सामान ज़्यादा वहाँ भेजते थे। पाकिस्तान को असल में ज़रूरत भी इस वक्त ये है कि पाकिस्तान ट्रेड अमेरिका से ज़्यादा करे। एड की जाने पाकिस्तान को अब नहीं आना है, पाकिस्तान को अपना खुद कफील होना है, मजबूत होना है माशी तौर पर। जनरल अमीर शेर साहब, आप पहले भी ये बात करते होते हैं कि जब मुल्क माशी तौर पर मजबूत हों तो फिर हम किसी से बराबरी की सतह पर बात भी कर सकते हैं। तो जनरल साहब, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो है इमरान खान साहब जिस तरह से लेकर चल रहे हैं मामलात को, पाकिस्तान के इंटरनेशनली चीज़ों को, उससे बेहतरी के आसार अगले आने वाले वक्त में हो सकते हैं, और अमेरिका के साथ जो दोस्ती है ये ज़्यादा को बेहतर साबित होगी? देखिए, हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अमेरिका की अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू भी बहुत बड़ी है जो पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। जैसे FATF में आज हम फंसे पड़े हैं, ये भी अमेरिका की मेहरबानी थी। तो अगर आप उन मसाइल से ही कम से कम निजात पा सकें जो अमेरिका आपके लिए पैदा कर सकता है, तो वो भी एक, मैं समझता हूँ, आपके लिए खासी अचीवमेंट होगी, एक अच्छी बात होगी। और उसके साथ साथ अगर कहीं कुछ सपोर्ट मिल जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे जो उन्होंने कश्मीर के बारे में बात की, वो हमें भी पता है कि ये नॉन स्टार्टर है, इस पे कश्मीर के मामले में कोई पेशरफ्त होगी नहीं, क्योंकि इंडिया तो वो सालिसी कबूल ही नहीं करता। लेकिन इंडिया को डेफिनेटली इसकी तकलीफ बहुत पहुंचेगी, जहां वो बार बार ये कहते हैं कि जनाब कश्मीर तो हमारा अंदरूनी मसला है,
लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको ऐसे नहीं देखती। और ख़ास तौर पे जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि जनाब ये तनाज़ा है और हम इसके लिए तैयार हैं हल कराने के लिए, तो एक चीज़ मुसल्लमा है कि ये तनाज़ा है और तनाज़ा समझा जा रहा है। लिहाजा भारत का जो नैरेटिव इससे निगेट होता है वो भी मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी बात है। और उनके मुल्क में काफ़ी मीडिया इस पर फिर तनकीद करता है कि जनाब अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया। तो ये उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अच्छा विजिट है। जो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ इसमें, मसलन अमेरिका जब गए हमारे वज़ीर आज़म, तो वहाँ इन्होंने तकरीबन कोई कहा जाता है कि कोई 58 कंट्रीज़ के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की और बाद से बड़ी अच्छी तफसीली मुलाकातें हुई, बहुत कुछ उसमें तय हुआ जो बाद में कुलाल कॉन्फ्रेंस के मामले में भी हमें नज़र आया। और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकातें हुई, लेकिन फिर जब वापस आ जाते हैं तो फॉलो अप एक्शंस नहीं होते, हम उस पर कैपिटलाइज नहीं करते। जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट कुछ होती है हमारी थोड़ी बहुत, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम कोई भाग दौड़ करते नजर नहीं आते। अब भी वहाँ पे अगर कुछ मुलाकातें हुई हैं और कुछ लगता है कि आपने वहाँ पे छोटे मोटे गेंस हासिल किए हैं वहाँ पे डिवोर्स में, क्या वापस आके उसी तरह हुकूमत उसके ऊपर काम करेगी? वो मुझे शक है इस पर, क्योंकि हमारा हमेशा यही होता है कि बहुत उसके ऊपर हाइप क्रिएट करते हैं बाहर दौरों पे, और जब वापस आ जाते हैं तो फिर आके वहीं दफातर की रोशनी में हम बैठ जाते हैं और कोई आगे बढ़ती नहीं चीज़। तो फिर वो जो आपने एफर्ट की है बाहर जाके वो ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ भी अगर यही कुछ हुआ और आपने इन चीज़ों को कोई फॉलो अप एक्शन ना किए तो वो डिवोर्स में जो कुछ हुआ वो वहीं रह जाएगा। तो ये एक हमारी मैं समझता हूँ कलमिया है जहाँ हम बहुत एफर्ट नहीं करते बाद में कि कोई अंडरस्टैंडिंग अगर किसी डेवलप की है तो हम फिर उसको लेके आगे बढ़ें। हमें पता है कि जब अमेरिका गए थे तो टर्की और मलेशिया से खासी अंडरस्टैंडिंग हुई थी और उन्होंने कश्मीर के मामले में ज़बरदस्त बयान दिए, लेकिन फिर हमने उन चीज़ों को फॉलो अप नहीं किया। तो वो नेचुरली समझता हूँ कि हमारा एक डिप्लोमेटिक जो एक अचीवमेंट हो सकती थी वो खत्म हो जाती है, वो अपॉर्चुनिटी हम लूज कर जाते हैं। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। इस पे अब मजीद भी बात करेंगे। गुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। और करप्शन फ्री पाकिस्तान का जो वादा था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी बात होगी, लेकिन वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से कुछ मजीद भी बात होगी। जमील अहमद खान साहब से भी हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जमील अहमद खान साहब, एक चीज़ बहरहाल अहम है कि पाकिस्तान कश्मीर के मामलात को तो लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका की जो ख्वाहिश है वो खित्ते में इस वक्त अमन के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान का अमेरिका के साथ इस तरह से करीबी जो ताल्लुक है, आप समझते हैं सी पैक के हवाले से या चाइना के हवाले से ये कोई ऐसा तासुर नेगेटिव जाए? नहीं, बेसिकली तो अमेरिका, अगर आप देखें कि ट्रंप के इसमें कोई 3 बयान आ चुके हैं पिछले 1.5 सालों में, इसमें उन्होंने चाइना के इन्फ्लुएंस के बारे में पाकिस्तान पर और सी पैक के बारे में क्या बात की है। अभी कल की बात है, एलिस वेल जो हमारे पास आई हुई है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने जो बयान दिया है सी पैक के हवाले से, तो सी पैक तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है अमेरिकन के लिए, और वो नहीं चाहेंगे। और ये एक और बड़ी वजह है कि जिसमें वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो ताल्लुकात रहे हैं गो के ट्रांजिशनल ताल्लुकात, लेकिन वो चाहते हैं कि उसको बिल्कुल लूज़ ना करें और अपना इतना असर बरकरार रखें कि ताकि सी पैक की मॉनिटरिंग भी जारी रहे और किसी स्टेज पे शायद उनकी ख्वाहिश हो कि सी पैक को ज़रा मदम कर दिया जाए। तो ये तो एक तजिया इसमें बहरहाल मौजूद है ही है और बड़ी ज़ाहिरी तौर पर मौजूद है ये। तो उस लिहाज से एक इसका पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ख़ित्ते में जो इस वक्त जिस डायनामिक्स डेवलप हो रहे हैं ख़ित्ते में ईरान के हवाले से और उसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसमें भी अमेरिका अगर इस जियोग्राफिकल जो हमारी सिचुएशन है उससे बिल्कुल वो दस्तबरदार इसलिए नहीं होना चाहता है कि जितने ताल्लुकात होंगे उतनी उसकी इंगेजमेंट रहेगी और मालूमात रहेगी इस पूरे ख़ित्ते के बारे में चाइना समेत। तो उस चीज़ को भी रहा सवाल है कश्मीर का मामला, वो तो हम कहते रहे हैं कश्मीर के मामले में ये सही बात है कि मीडिएटर के हवाले से इसमें कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई, वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में भी, लेकिन उसका
कोई सामने सिरा नज़र इसलिए नहीं आ रहा है कि इंडिया अमेरिका का एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और जो उनके डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो इंडिया को इस इलाके का चौधरी बनाने के लिए हुए हैं, और चौधरी भी ख़ास तौर पे चाइना के ख़िलाफ़। तो अमेरिका के एक बिगर प्लान में, बड़े प्लान में और स्ट्रेटेजिक प्लान में वो पाकिस्तान को जिस अंदाज में एक जिसको कहते हैं एक आम फहम ज़ुबान में बोल बचन, वो अपनी जगह पे चल रहा है। वरना 6 महीने होने को आए हैं, कश्मीर में अभी तक कोई प्रेशर अमेरिका, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कल वहाँ डैवो में कि अगर अमेरिका ही वाहिद मुल्क है जो कि इस मसले को हल करवा सकता है, लेकिन अमेरिका ने बहरहाल सिर्फ बयान तक और ये कि हम करना चाहते हैं, प्रेशर नहीं चाहते हैं से आगे कुछ नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रेशर भी नहीं डाला जा रहा। सही करे। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे साबिक। और हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टोरी बड़ी अहम आज आई और वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इमरान खान साहब के नजरिए के हवाले से, क्योंकि करप्शन फ्री पाकिस्तान और करप्शन से पाक इदारों के हवाले से इमरान खान साहब को वोट मिला, लेकिन उनके इस दौरे हुकूमत के 2019 के जब फिगर सामने आए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के, तो पाकिस्तान का ग्राफ जो है वो नीचे आ गया, पॉइंट्स नीचे हो गए हैं, पाकिस्तान करप्शन में ऊपर चला गया है 1 पॉइंट। तो यानी कि अब 120वें नंबर तक पाकिस्तान पहुंच गया है। गुलाम मुर्तज़ा, क्या इस्लामाबाद में वजारतों के अंदर सरकारी इदारों के अंदर करप्शन क्या वैसे ही चल रही है जैसे पहले चलती थी, या खान साहब के हुकूमत में आने के बाद किसी किस्म का कोई डर या कोई तब्दीली नहीं आई? शुक्रिया मुदस्सर। बात यह है कि जब करप्शन की बात की जाती है तो बहुत सारे ऐसे जो इक़दाम हैं वो सामने आते हैं कि करप्शन कहाँ पे हो रही है, किस तरह से हो रही है, किस टाइप की करप्शन है। क्योंकि पब्लिक जो स्पेंडिंग्स हैं अगर वो हो रही होंगी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि भाई करप्शन हो रही है। और अगर आप PSDP देखें गुज़श्ता साल का और इस साल का PSDP देखें, हमने तो खर्चा कोई नहीं किया, काम ही कोई नहीं हुआ, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, काम कोई नहीं हुआ। तो फिर बात ये आती है कि करप्शन कहाँ पे हो रही है, क्या वाइट कॉलर करप्शन हो रही है? फिर ये है कि SCCP इसमें बहुत सारी कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत चीज़ें वहाँ रजिस्टर्ड होती हैं, क्या वहाँ डॉक्यूमेंटेशन जो है उस पर कुछ हो रहा है या FBR में कुछ हो रहा है? तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंडिकेटर्स जिनके ज़रिए से हम पता लगा सकते हैं कि कुछ हुआ है। इकॉनमी हमारी जो है वो 3-4 साल की निस्बत इस वक्त स्लो डाउन का शिकार है। तो फिर ये इंटरनेशनल अदारे जो इस तरह की रिपोर्ट्स देते हैं उनमें हमें नहीं पता कि उन्होंने रिसर्च बेस्ड ये स्टोरी है, उनकी रिपोर्ट है, या इसको एनालिसिस है, या उन्होंने अपने यहाँ नुमाइंदे जो रखे हैं उनके ज़रिए से इंफॉर्मेशन गैदर की है, डाटा कलेक्शन का क्या इंतज़ाम था उनका, सैम्पलिंग क्या टेक्निक्स थी। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि किसी भी इस तरह की ट्रांसपेरेंसी हो या कोई भी और अदारा हो उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर सवाल किए जा सकते हैं। बिल्कुल। ये भी एक फैक्ट है कि जो INGOs हैं बाहर से फंडिंग यहाँ करती हैं और यहाँ अदारे चलाती हैं, मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट के लिए पैसे देती हैं, या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गई या IMF हो गया, दीगर जो अदारे हैं जिस तरह से मालियाती इदारे बहुत से ADB है वो हमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करते हैं। क्या ये वहाँ उन अदारों को वहाँ से रिपोर्ट्स मिली हैं और उन्होंने कहीं ये चीज़ें शेयर की हैं? इसकी डिटेल तो आनी चाहिए, लेकिन इसकी डिटेल में जो अभी तक मैंने तलाश किया, आपने भी तलाश किया, यकीनी तौर पर आपने भी किया होगा, वो डिटेल्स नहीं है कि सैम्पलिंग क्या है और किस तरह से, कहाँ से ये सोर्सेज क्या हैं इस पूरी की पूरी रिसर्च के, वो सामने नहीं। लेकिन ये कि फिगर्स है उसमें तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका और बरतानिया के अंदर भी, इवन डेनमार्क के अंदर भी करप्शन का पिछले साल से ग्राफ वो बढ़ गया। यानी कि ओवरऑल पूरी दुनिया में वो कह रहे हैं कि करप्शन ज़्यादा हुई है, भारत में भी। और 43% मुदस्सर 43% जो है ये सिमिलर है जो गुज़श्ता साल 2018 में जो ये रेशो थी, 43 ही रेशो रही है। 180 कंट्रीज़ हैं और हम इसलिए ये इस तरह के सवाल उठा सकते हैं या इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के अलावा बाकी मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह के ऊपर कोई डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट हुई नहीं जहाँ किकबैक्स का असल मामला होता है। जनरल साहब से मैं बात कर रहा, जनरल साहब अभी इमरान खान साहब ने आज सुबह जो बात की वो कहा कि करप्ट अशराफिया है वो मुल्क को तबाह करती है, करप्ट अफराद इदारे को तबाह कर देते हैं। लेकिन ये स्टोरी आ गई
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बहुत अहम सवालात उठाए गुलाम मुर्तज़ा ने कि हम इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस तरह से, लेकिन आपको लगता है कि ये करप्शन का मामला कुछ धीमा हुआ है, कुछ कम हुआ है? क्योंकि डेवलपमेंट तो हो नहीं रही है, तो मुल्क में करप्शन कहां से होगी? देखिए, करप्शन का मामला धीमा तो नहीं हुआ, उसका तरीकाकार बदला है। जब बड़े प्रोजेक्ट हो रहे थे तो उसको वक्त आप देखिए कि दोनों हुकूमतें, जो जरदारी साहब की गुजरी और नवाज शरीफ साहब की, इन दोनों हुकूमतों ने कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं की, लिहाजा एक खुली छुट्टी थी और आप इन प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, उनमें किया जा रहा था, सो करप्शन वहां पे हो रही थी। अब आ गया वक्त के पकड़ धकड़ का किस्सा आया। जब पकड़ धकड़ शुरू होती है तो फिर करप्शन जो है वो तहकीकाती अदारों में चले जाती है। जी हाँ। और उन अदालतों में चले जाती है जिन्होंने किसी को अकाउंटेबिलिटी करनी है, उसको सजा दिलवानी है, वो अदालतें हों, वो नैब हो, वो SACP हो, वो FER हो, ये फिर करप्शन उधर चले जाती है, क्योंकि वो तबका जिन्होंने करप्शन में माल कमाया होता है बेतहाशा, वो अपनी उस इलीगल इनकम का 10-15% लगा के तो अदालतों के जरिए छूटना अपने लिए मुनासिब समझते हैं। आप देखिए कि कितने केसेस 1.5 साल में खुले, किसी को सजा हुई है, या केस लंबे हो जाते हैं, सुने ही नहीं जाते, या ये कि बंदा छूट जाता है, फिर आपके सर पे वो नाचता है, वो कहता है जनाब मुझे इतना अरसा जेल में रखा तो आपको मिला क्या? क्या आपने मेरे सबूत कोई नहीं था? सबूत तो होते हैं, ये सब कुछ होता, कोई ऐसे नहीं पकड़ा जाता। ये कहना बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा कि जनाब करप्शन की नहीं है लोगों ने। आप देखिए, मैं एक मिसाल हमेशा देता हूं और आपके सामने बताता हूं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम लगा कि आपने ज़लज़ला ज़दगान के पैसे खाए हैं, तो आप मेरी समझ के मुताबिक तो उन्होंने बिल्कुल खाए हैं, इसलिए कि जिस शख्स ने इल्जाम लगाया डेविड रोज, वो उनको रोज चैलेंज करता है कि जनाब मेरे ऊपर आके मुकदमा करें। अब डेविड रोज यहां पाकिस्तान से ही सारे शवाहिद लेके गया है, पाकिस्तान में मुकदमा चलेगा तो वो छूट जाएंगे, और यहां यही होगा कि जनाब आपके ऊपर तो ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी उनकी। इंग्लैंड में कभी वो दावा नहीं करेंगे, वहां मुकदमे का सामना नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि वहां पता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की कहानी सुनेगा कोई नहीं। तो है, लेकिन यहां पे सारे सिस्टम में अब करप्शन है, जहां पे एक आदमी जिसने माल खाया, यहां पे उसका सजा हो ही नहीं सकती, वो सिस्टम को खरीद लिया उसने। एक ये है। दूसरी तरफ जहां आप टैक्स बहुत बढ़ाते हैं और टैक्स नेट में लोगों को लाना शुरू करते हैं, तो टैक्स बढ़ने से लोगों को फिर रिश्वत का रास्ता सूझता है। उसकी वजह यह है कि अगर एक आदमी ने बड़े बड़े मोटे टैक्स देने हैं तो वो उससे आधी रकम अगर किसी के जेब में डाल के तो वो अपना टैक्स माफ करा सकता है, तो वो उसके लिए वो काम करेगा। लिहाजा बहुत टैक्स बढ़ाने से भी आपके यहाँ करप्शन बढ़ती है। तरीकाकार ये है कि पहले अदारों को ठीक किया जाता है, उनमें बजाय इसके कि सियासी बुनियादों पे जो लोग आए हुए हैं उनको रखा जाए, आप उन पे मेरिट में लोगों को लेके आते हैं और अदारों के अंदर से सफाई होती है और फिर वो आपको डिलीवर करके देते हैं। लेकिन यह अदारों को तो वही है जो पहले थे, वो उसी तरह चले आ रहे हैं, तो करप्शन तो बढ़नी है। वो खाना पीना शुरू करेंगे, वो एक सिरे से नीचे से काम शुरू हो जाता है खाने पीने का और ऊपर तक जाता है। और आदमी, आप देखिए जरदारी साहब के केसेस थे, पहले केस में उनके रेफरेंस में फोटो कॉपियां लगा के तो पेश की गई, जज ने अगले दिन ही केस बाहर फेंक दिया। महीने बाद दूसरा केस गया, नैब ने फिर फोटोकॉपी लगा के रेफरेंस दे दिया। फिर किसी की तो जेब गर्म हुई होगी ना, वरना जरदारी साहब की फोटोकॉपियां क्यों लगाते? बाहर से भी किसी की जेब गर्म हुई होगी। आपको याद होगा कि वाजिद शमसुल हसन ओरिजिनल कॉपियां, ओरिजिनल सारी डॉक्यूमेंट जो वो चोरी करके ले गया, वहां से वो स्विट्जरलैंड से उठा के ले गया। तो ये जो करप्ट माफिया है, इसके पास पैसा इतना ज्यादा होता है कि ये पूरे सिस्टम को खरीद लेते हैं, पूरे सिस्टम को ये जामत कर देते हैं। ये काबिल नहीं रहता कर रहे थे कि करप्ट अफराद जो हैं, करप्ट अशराफियां, वो जैम कर देते हैं सारे सिस्टम को। हम एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो करप्शन को काबू करने का नैब उसकी कारकर्दगी को बेहतर कहा गया है। गुलाम मुर्तज़ा से बात करेंगे इस बारे में, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, जो नैब की कारकर्दगी है उसको बहरहाल बेहतर कहा गया है, सराहा गया है, और 153 अरब रुपए की रिकवरी भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बता रही कि वो नैब ने की है। तो नैब तो फिर इस रिसर्च के अंदर और इस रिजल्ट्स के अंदर बेहतर रहा है। जिस तरह से 2 साल से करप्शन के लिए ड्राइव चल रही थी, उसके मुताबिक अगर हम देखें
तो किसी के हवाले से कहा गया था कि इसने 300 अरब की करप्शन की है, किसी का कहा गया था इसने 100 अरब की है, किसी ने 80 अरब की है, किसी ने 500 अरब की है, और एक पार्टी के ऊपर तो 1300 अरब की करप्शन जो है वो लगी हुई थी। जी हाँ। लेकिन 180 अरब रुपये पिछले 10 साल की करप्शन में से ये 180 अरब रुपये नैब ने निकाले हैं। बात ये है कि आप अगर सूरत हाल को देखें, करप्शन करके हमने मुल्क का हाल क्या किया है। हमने तमाम तर अपनी मईशत जो है उसको तालाबंदी उसकी कर दी है। आपकी सनतें बंद हैं, आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन, आपकी इंपोर्ट आपने ख़ुद बंद कर दी कंप्रेस करने के लिए कि हमें डॉलर ना बाहर भेजने पड़े। वो ड्यूटियाँ आपकी, वो आप ये सारे सिस्टम को अगर आप गौर से देखें तो इसमें प्ली बार्गेन आपको नज़र आती है कि जी 40% दो सही और 60% आप रख लो, ठीक है। तो ये क्या, ये इसके ऊपर आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी इसको देख रहा है कि क्या कन्विक्शन इसकी होगी नहीं होगी, किस तरह से होगा। ये जो वॉच डॉग का काम होता है, आप अगर एक सिंपल बात करें, फवाद हसन फवाद को देखें, 1.5 साल वो अंदर रहे। तो सर 1.5 इस साल वक्त के जो बाद है उनके ऊपर एक गुलाम मुर्तज़ा ये कह सकते हैं कि जितना उसकी कारकर्दगी या बहरहाल वो आपने बड़ा अहम कहा कि 100 अरब 300 600 800 और 1300 अरब रुपए में से अगर 153 अरब रुपए रिकवरी हुई है तो सवाल नैब पर भी उठता है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा आपका। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। बांग्लादेश पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पाकिस्तान में अब मैच जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ T20 का आगाज़ हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एजाज वसीम बाखरी, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। एजाज, टिकट आपने लाइन में लेकर ले लिया है इस वजह से कि लोग आपसे कोई पासिस ना मांगे, लेकिन मैच के ऊपर बात करें कि T20 की बड़ी अच्छी और मजबूत टीम है बांग्लादेश, लेकिन कुछ खिलाड़ी भी पाकिस्तान को नहीं आ रहे हैं। मैच कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दोनों टीमों में? देखिए मुदस्सिर, अगर दोनों टीमों की स्ट्रेंथ के ऊपर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान अपने लगातार पिछले 5 T20 मैचेस हार चुका है। 3 मैच पाकिस्तान यहाँ श्रीलंका के खिलाफ हारा था, 2 मैच पाकिस्तानी टीम जाकर ऑस्ट्रेलिया में हारी और दोनों यकतरफा अंदाज में हारी। पाकिस्तानी टीम के कप्तान नए हैं, फिर क्रिकेट बोर्ड की जो टीम इंतज़ामिया है उन्होंने थोड़े जल्दबाजी में भी फैसले किए। जब श्रीलंका से हारे तो पैनिक हो गए, ऑस्ट्रेलिया जाकर 5 प्लेयर्स को तब्दील कर दिया। अब जब यहाँ लाहौर में कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलने जा रहे हैं तो स्क्वाड के अंदर तकरीबन 7 लड़के ऐसे हैं जो नए हैं, तो पैनिक बटन ज़रूर दबाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट का। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हफीज़ और शोएब मलिक के आने के बाद बाबर आजम जिम्मेदार भी हैं और फिर 5 मैचों की शिकस्त का एक प्रेशर भी है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। सो पाकिस्तानी टीम कल कम बैक कर सकती है, लेकिन बांग्लादेश सख्त हरीफ साबित होगा। कजाफी स्टेडियम की विकेट को बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लो करार दिया कि स्लो पिच है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान दो स्पिनर्स के साथ जाएगा, या उस्मान कादिर जाएगा इमाद वसीम के साथ या शादाब जाएगा। फिर पाकिस्तान के पास 3 पेसर्स भी हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, आपने टिकट्स की बात की है, तो मुझे इस बात का खदशा है कि कल कजाफी स्टेडियम की शायद क्राउड कैपेसिटी फुल ना हो। इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग की नाकामी कह दें, इसको क्रिकेट फैंस का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ सीरीज़ के अंदर, या अच्छी मार्केटिंग नहीं हुई है। हालांकि टिकट्स की प्राइस सबसे कम 500 रुपये रखी गई है। सो कल में भी शायद ये भी सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल जो क्रिकेट की वेबसाइट्स हैं PCB पे तनकीद करें कि स्टेडियम को बांग्लादेश आ रहा था तो फुल नहीं कर सके, लेकिन क्रिकेट अच्छी होगी। बांग्लादेश टफ हरीफ है, लेकिन ये है कि बाबर आजम पर प्रेशर है, नई टीम भी है, नई चीजें भी हैं। तो इसमें एजाज एक चीज़ है, आप स्लो की बात कर रहे हैं तो स्लो तो फिर पाकिस्तान के लिए खेलना भी मुश्किल होता है और स्लो में बहुत अच्छा खेलते हैं इस वक्त बांग्लादेश के पास, अपने उनके स्पिनर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। तो पाकिस्तानी कप्तान पर प्रेशर नहीं होगा कि रैंकिंग को भी बरकरार रखने, अपनी भी और टीम की भी? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पैनिक जरूर हुए हुए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान अगर पहला T20 मैच हार जाता है तो ICC ने जो रैंकिंग की प्रेडिक्शन जारी कर देनी है उसमें पाकिस्तान नीचे चला जाएगा। एक ये भी प्रेशर है, एक मिसबा के ऊपर ये भी प्रेशर है कि मैं जब से पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बना हूं, मैं फिर चीफ सेलेक्टर भी साथ हूं और मुसलसल एक हर सीरीज़ के अंदर जो रेशो है वो 6 प्लेयर्स की तब्दीली की रेशो है। सो वो पैनिक ज़रूर हुए हैं, लेकिन अब अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो हसनैन हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, मूसा हैं, इमाद हैं, शादाब और उस्मान कादिर, ये 5 बड़े अच्छे बॉलर हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर। फिर कल पाकिस्तान एक नया ओपनर मुतारिफ कराने जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। मैं हारिस रऊफ की बाद में बात करूंगा। कल एहसान अली को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बाबर के साथ ओपनिंग करवाई जा रही है। बहुत अच्छा राइट हैंडर, साफ सुथरा, फेयरलेस बैट्समैन है। सो हम कल एहसान अली को भी
उसकी बैटिंग को एंजॉय करेंगे। फिर हारिस रऊफ बीबीएल से हैट्रिक करने के बाद पाकिस्तानी टीम में आ रहा है। टेप बॉल का स्टार प्लेयर था। कल होम ग्राउंड के ऊपर लाहौर में पाकिस्तान के अंदर कल हारिस एक ऐसा क्रिकेटर जो कि स्ट्रीट के अंदर ख्वाब देख सकता है, जो यंगस्टर आपको भी देख रहे होंगे टीवी पे इस वक्त, मुझे भी, कि इसने टेप बॉल खेली, सिलेक्ट हुआ, पाकिस्तान सुपर लीग खेली, बीबीएल खेला और कल बगैर डोमेस्टिक का कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए बगैर एक ड्रीम कोई कर सकता है घर बैठे। कल हारिस का वो ड्रीम भी पूरा होने जा रहा है। सो पाकिस्तानी टीम के अंदर नौजवान भी हैं और ओल्ड प्लेयर्स भी हैं, शुएब मलिक और जो उनके साथ मोहम्मद हफीज़ हैं। लेकिन बांग्लादेश टीम टफ टाइम दे सकती है। वो इंडिया से हारे ज़रूर, लेकिन उन्होंने इंडिया को बहुत टफ टाइम दिया था अपनी लास्ट T20 सीरीज़ में। जी अच्छा, तो आप शायकीन के हवाले से कह रहे थे, तो शायकीन क्यों आप समझते हैं कि कल ना आएंगे, नहीं आएंगे, वजह क्या रही है पीसीबी की? मुमकिन तौर पर पीसीबी मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है उसकी हम उजलत कह सकते हैं कि सही तौर पर इंतजामात नहीं कर सके। लेकिन इस एक डिसएडवांटेज ज़रूर है, अगर उसकी बोर्ड पे तनकीद की जाए तो ज़्यादती होगी। वो ये था कि सीरीज़ 10 दिन पहले कंफर्म हुई, बांग्लादेश आ रहा था कि नहीं आ रहा था, कैंप लगेगा नहीं लगेगा, टीमें बनेगी नहीं बनेगी। सो बांग्लादेशी टीम एक तो टूर सीरीज से पहले 2 दिन पहले पहुंची है, कल पहुंची है, तो परसों कल मैच खेलने जा रही है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मार्केटिंग का टाइम भी कम मिला और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्रिकेट फैंस हैं वो शायद एक दिन का वक्त है कि कल ये मैच है तो ये लाहौरिये पहुंचेंगे और मैच देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरह से वापस आ रही है, वो टीमें आ रही हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल T20 की बेहतरीन टीम्स हैं। आप पहुंचे और देखें मैच। और प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।